हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए। उस एक्सरसाइज में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया है। यहाँ पर हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद के जितने क्वेश्चन हैं उनको लगभग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आए, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने। तो दोस्तों, यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से। आई होप आपको इसके पहले के पूरे वीडियो पसंद आए होंगे। 13.1 आप चेक कीजिए, 13.2 आप चेक कीजिए और एनसीईआरटी क्लास 12 हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब तक जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्लियर नहीं होगा तो हमें आगे के क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा उसको थोड़ी देर इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बनेंगे और आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर हमारे पास दिया है, मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा P ऑफ A इक्वल 0.3 और P ऑफ B इक्वल 0.4, तब P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है उससे रिलेट करके जो ज्ञात करना है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इंट्रो पार्ट में हमने देखा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं किस प्रकार है। जब एक और दो मतलब दोनों घटनाओं का किसी से भी कोई लेना देना नहीं हो तब वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। हमारे पास वैल्यू देकर रखी है यहाँ पर 8 तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.4। तो यहां पर देखिए फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और यहां से फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसके वैल्यू हमको यहां से निकालना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, यहां पर हमारा गुणन नियम लग रहा है, प्रायिकता का गुणन नियम, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 13.1 जो हमने सॉल्व की है वो सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए दोस्तों, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, गुणन नियम के आधार पर ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो दिया हुआ है 0.3 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आएगा। इसको चेक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे से बनेगा। ये फर्स्ट था। सेकंड देखिए यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारा जो फॉर्मूला है इसका कंप्लीट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन निकालना है। इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं और हमारा आंसर लेकर आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.4 माइनस 0.12। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 0.7 माइनस 0.12, 0.7 में से 0.12 को माइनस करना है, 0 लगा दिया, 10 में से 2 8, 6 में से 1 5, 0.58, ये आ गया हमारे पास 0.58। तो ये सेकंड वाला सॉल्व हुआ यहां पर। थर्ड वाला देखिए, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये वाला फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने सॉल्व किया है, सप्रतिबंध प्रायिकता में हमने सॉल्व किया है। बी के घटित होने पर ए की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू यहां से हमने निकाली 0.4। आप डिवाइड कर दीजिए, 0.3 टाइम डिवाइड होगा क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई करने पर भी वही आया था। तो यहां पर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.3 हमारे पास। लास्ट वाला फोर्थ वाला बचा है हमारे पास, फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मीनिंग हुआ ए के घटित होने पर बी की प्रायिकता इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देकर रखा हुआ है तो इंटरसेक्शन था 0.12 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.3, डिवाइड करेंगे 0.4, ये इसका आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे से, बहुत इजी है। तो आप इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप दोस्तों हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कोशिश मैं पूरी यही करूंगा कि हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे साथ बने रहिए ताकि सारी क्लासेसों के वीडियो, सारी एक्सरसाइज, सारे चैप्टर हम बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इजी वे में समझ सके। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1/8, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं याद करना है। प्रोबेबिलिटी ए नहीं और बी नहीं, यहां पर 2-3 चीजें याद रखनी है हमको कि जब भी हमारे पास और वाला केस आएगा, जब भी और लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जब या वाला केस आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी तो इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये चीज हमको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी इक्वल तो ये यूनियन होगा, और आएगा तो ये होगा इंटरसेक्शन वाला केस। डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से भी हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब ए नहीं, इंटरसेक्शन बी डैश मतलब बी नहीं, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में होल डैश, और इक्वल 1/1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो आपको इस पर ध्यान देना है, जब और वाला केस होगा तो इंटरसेक्शन निकालना है, जब या वाला केस होगा तो हमको यूनियन निकालना है। डी मॉर्गन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में होल डैश, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है इस पर एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ याद करना है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और का केस बताया, जब और लिखा होगा तो इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए यहां पर ये वैल्यू रखने के लिए हमको P ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। इंटरसेक्शन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां से यूनियन की जरूरत है, यूनियन का फॉर्मूला लगाया, यहां पर आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ बी। यहां पर ये हमको ध्यान देना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी 1/8। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया इसका हमारे पास 8, 4 से 8 में डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 2 से 4 माइनस 1, 4 और 2 6/8। अभी ये वाला -1 है तो आ जाएगा हमारे पास 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1/8। ये बेसिक चीज हमको याद रखना है कि जब और लगे, और होगा या और लिखा होगा तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, और या लिखा होगा तो यूनियन निकालेंगे। बेसिक फॉर्मूला हमको ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट चाहिए, ए नहीं और बी नहीं, तो इस पर ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 1 माइनस ए यूनियन बी की जो वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, ये निकली हमारे पास 5/8। दोनों का एलसीएम लेकर आएंगे तो आएगा 8, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/8। ये इसका आंसर। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। ये डी मॉर्गन थ्योरम का फॉर्मूला याद रख लीजिए तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आराम से बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं? प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं। अभी अभी बताया मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जब ए नहीं और बी नहीं का केस आएगा तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल 1/4। चेक कीजिए, ए डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है? डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन प्रमेय, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल 1 माइनस ए यूनियन बी। अब जब हमको ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या प्रूफ करना है तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। जब हमको ये बताना है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका डैश इक्वल ये हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए 1 माइनस इन ब्रैकेट, फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर ब्रैकेट लगाकर, क्योंकि माइनस का साइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1/4 देकर रखी है यहाँ से क्वेश्चन से, ये 1/4 इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये है नहीं, यही तो चाहिए हमको ताकि हम प्रूफ करने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दे। तो 1/4 इक्वल 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 7/12 माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ब्रैकेट हटा दिया हमने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, सॉल्व कीजिए। 1/4 इक्वल एलसीएम आया हमारे पास 12, इसको छोड़ दीजिए एंड एलसीएम 12, 1 से 12 टाइम 12 माइनस 2 से 6, 6 माइनस 12 से 1 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, यहाँ से हमारे पास 1/4 12, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, या 6 और 7, 7 और 6 13 और यह जाएगा हमारे पास इक्वल -1/12 यहाँ से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इधर ट्रांसफर 1/4 प्लस 1/12 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एलसीएम आया 12, 4 से 12 में डिवाइड किया 3 टाइम, 3 1 जा 3 प्लस 12 से 12 में 1 टाइम, 1 1 जा 1 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। 3 और 1 4/12, 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया हमारे पास 1/3। प्रूफ करना है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया 1/3। सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर आया तो हम बोलेंगे ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, और नहीं तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये वाली ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। अब देखिए ये तो आ गया 1/3 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो खुद देकर रखा था 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो खुद देकर रखा है 7/12। चेक कीजिए कहीं से कहीं तक आ रहा है क्या, 1/3 इक्वल 7/24, तो 1/3 इज नॉट इक्वल 7/24। यहां पर आप लिखोगे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, कहीं से कहीं तक दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती तो हम बोल सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है, तो ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अभी यहाँ पर कहीं से कहीं तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हमारे पास ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हुए। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बोलता है तो डेफिनेटली हमको इंटरसेक्शन निकालना है। मैंने डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पर लिख दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास पी ऑफ ए और बी दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वहां से हमने ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला देखा है। सेम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हम स्वतंत्र घटनाओं पर पहुंचे हैं और प्रायिकता के गुणन नियम पर पहुंचे, जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो फॉर्मूला है ए और बी, ये दोनों वैल्यू हमारे पास देकर रखी है, 0.3 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.3 0.18 होगा, 0.16 6 3 18 का 8 कैरी 1 6 0 0 1 0 0 8 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आ गया हमारे पास 0.18 पहले का आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन इसी में देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है, इसको हम लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको याद रखना है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है। इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली हमने 0.18, माइनस करना है तो 0.3 माइनस 0.18, यहाँ पर 0 10 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 और 2 में से 1 1 0.12। दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, इसके पहले बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी की वैल्यू बताइए। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी होगा डेफिनेटली हमको उसका
संघ निकालना पड़ेगा, यूनियन निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से यहां से लिखता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो यहां से हमने निकाला 0.18। दोनों को सॉल्व करेंगे, 0.9 माइनस 0.18 माइनस करते हैं 0.9 0.18 0 10 में से 2 और 8 में से 1 7, तो यहां पर आ गया हमारे पास 0.72। ये इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से कोई भी नहीं, ए और बी में से कोई भी नहीं, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, डी मॉर्गन थ्योरम, इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये निकाला हमने 0.72 माइनस कर दो 1.00 0.72, कैरी 10 में से 2 8 9 में से 7 2 और यहां पर कुछ नहीं, तो ये आ गया 0.28। ये इसका आंसर। इसके चारों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 का ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, तो ए यूनियन बी, या की जगह पर ये यूनियन, जब या जहां लिखा होगा वहां यूनियन निकालना है, और की जगह पर इंटरसेक्शन निकालना है, बी नहीं डैश ए नहीं डैश इज इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मूला। और पूरे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आए एक कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं सारी कंडीशन को, सारे क्वेश्चन को और थोड़ा ईजी वे में बताने की कोशिश कर सकूँ। इसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हमारे पास, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जब एक पासे को 3 बार उछाला जाएगा तो यहां पर कंडीशन क्या बनेगी कि हमको 216 परिणाम निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां ये क्या बोल रहा है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 3 बार उछालना है और बोल रहा है कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, यहां पर अगर वो बोलता है कि पहले पासे पर, दूसरे पासे पर, तीसरे पासे पर, तो जरूर हम एक पासे को 3 बार उछालकर 216 परिणाम लेकर आते। लेकिन यहां ये बोल रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो कंडीशन क्या बनेगी, एक पासा उछाला हमने 6 इसके परिणाम निकाल कर लेकर आए। एक पासे को एक बार उछाला तो 6 परिणाम निकाल कर लेकर आए, सम संख्या 2 4 6 और विषम संख्या लेकर आए हम 1 3 5। वो बोल रहा है कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर एक पासे को एक बार उछालेंगे, अलग परिणाम निकालेंगे, दूसरी बार उछालेंगे, अलग परिणाम निकाल कर लेकर आएंगे, तीसरी बार उछालेंगे, अलग परिणाम निकाल कर लेकर आएंगे, क्योंकि एक बार कम से कम विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कंडीशन, एक पासे को एक बार उछाला, 6 परिणाम, विषम संख्या अलग निकाली, उसकी प्रायिकता निकाली। फिर एक पासे को एक बार उछाला, मतलब पूरे परिणाम 6 आए, फिर उसमें से विषम संख्या निकाली और विषम संख्या की प्रायिकता निकाली। ऐसे कर करके हम उसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए क्या क्या है, प्रतिदर समष्टि S इक्वल 1 2 3 4 5 6, सम संख्या अलग निकाल ली 2 4 6, विषम संख्या अलग निकाल ली। अब हमने यहां पर सम संख्या की प्रायिकता निकाली, तो जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसमें से सम संख्या निकलने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो 3 उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता, फिर से समझिए कि एक पासे को एक ही बार उछाला है, अलग अलग करके क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, क्योंकि उसने बोला कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, लेकिन उसी पासे को 3 बार उछाला तो अलग अलग हमने जब प्रायिकता निकाली तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। अब कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता 1 माइनस कम से कम एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता। फॉर्मूला देखिए, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता इक्वल 1 माइनस कम से कम एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता। 1 - 1/8 सॉल्व किया 7/8। जब कम से कम बोलेगा
ये केस हमको याद रखना है, कम से कम बोलेगा तो जो कम से कम जो है वो ठीक, उसके बाद जो भी होगा वो सारे हमारे फेवर में आएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पूरा लिख दिया है। समझना ये होगा, वो बोल रहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिक्के को जो पासा है उसको अलग अलग उछाल कर हमने यहाँ पर इसके रिजल्ट लेकर आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके पहले की वीडियो कंप्लीट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और मैं आगे और अच्छे वीडियो बना सकूं। इसके बाद वाली वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।